हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज 2 का हल करेंगे, है ना। और इसमें कुल 150 प्रश्नों का जिक्र किया गया है। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए दिया गया है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है आजीविका धर्म और डी है आपका शैव धर्म और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हम लोग जानते हैं कि हर्यक वंश का शासक जो है उदयन, वो जो है जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। साथ ही साथ उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके क्या किया था? गद्दी पर बैठा था। उसके बाद उदयन जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजगृह को हटा करके अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। और पाटलिपुत्र नामक नगर जो है किसने बसाया था? तो उदयन ने ही बसाया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सही है? ऑप्शन ए दिया गया है आरंभिक बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक कहते हैं, बी दिया हुआ है सुत्त पिटक 7 निकायों में बटा हुआ है, सी है अधिकांश बौद्ध साहित्य प्राकृत भाषा में है, डी है प्राचीन बौद्ध साहित्यों का पूर्णतया संकलन 2वीं सदी ईस्वी में श्रीलंका में हुआ था, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन ए। आरंभिक बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक कहते हैं। सूत पिटक के 5 भाग हैं ना। विनय पिटक संघ की नियम आचार संहिता है। सूत पिटक के कितने भाग बटे हुआ था? तो 5 भागों में बटा हुआ था, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी है अधिकांश बौद्ध साहित्य प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। ये गलत है। अधिकांश बौद्ध साहित्य जो है प्राकृत भाषा में नहीं है, बल्कि किस भाषा में है? पाली भाषा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गियासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव किस वंश का शासक था? हरि सिंह देव किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वो जो था कर्नाट वंश के शासक था हरि सिंह देव। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 14वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गियासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव जो है किस वंश के शासक थे? कर्नाट वंश के शासक थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह। कर्नाट वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ना। मिथिला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? कर्नाट वंश के शासनकाल को। साथ ही साथ तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक नान्यदेव थे, है ना। कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। नान्यदेव का पुत्र गंगदेव एक योग प्रशासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया ऐसा किसने? धर्मपाल ने, है ना। और साथ ही इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। किसने स्थापना किया था? तो वो भी धर्मपाल ही थे। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चैत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह किस क्षेत्र का शासक था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात बनारस में। चलते इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चैत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह बनारस क्षेत्र का शासक था। बनारस के शासक बलवंत सिंह के पुत्र चैत सिंह थे, है ना। किसके पुत्र थे? चैत सिंह। किसके पुत्र थे? तो वो थे बलवंत सिंह के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अंगुत्तर निकाय। कौन हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है प्रत्यक्ष रूप से किसान सभा से नहीं जुड़े थे। चलिए थोड़ा सा विशेष जानते हैं। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह, है ना। इसकी स्थापना किनके अध्यक्षता में हुआ था?
तो स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में हुआ था, जबकि सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यही उनके जीवन का मूल लक्ष्य बना रहा। इस आंदोलन के बिहार के गाँव में फैलाने में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेताओं का सहयोग रहा। ये सभी बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित नौलखा मंदिर स्थित है? तो नौलखा मंदिर किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं नौलखा मंदिर जो है बेगूसराय में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक का सहायक था। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय बंगाल बिहार क्षेत्र में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण विजय उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान के किस राज्य या राज्यों में आता है? तो संथाल क्षेत्र वर्तमान के किस राज्यों में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, अर्थात एक से अधिक, क्योंकि ये बिहार के साथ साथ झारखंड क्षेत्र में भी है, अर्थात इसका सही जवाब ए और सी दोनों है, इसलिए हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद में रहे? है ना, बाल गंगाधर तिलक जो है अंग्रेजी कैद में रहे थे, किस अवधि में रहे थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क्या? चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। वर्ष 1882 ईस्वी में 4 माह का कारावास की सज़ा मिली। बी है 1897 ईस्वी में उन्हें 24 माह के कारावास की सज़ा मिली। सी है 1908 ईस्वी में उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सज़ा मिली। डी है वर्ष 1916 में उन्हें 6 माह के कारावास की सज़ा मिली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सन 1882 ईस्वी में उन्होंने 4 माह का कारावास की सज़ा पाई थी, तो इसका ए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि उन्होंने एक बार और कारावास की सज़ा मिला था और 6 वर्ष के लिए मिला था, तो वो किस वर्ष मिला था? 1908 ईस्वी में, अर्थात इसका सी भी सही है। अर्थात ये बाल गंगाधर तिलक को 2 बार जो है कैद की सज़ा मिली थी, वो एक है 1882 ईस्वी में 4 माह के लिए और दूसरा 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के लिए, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमिलित करें। तो चलिए करते हैं। इधर दिया गया है एक तरफ शहीद का नाम और दूसरा तरफ बिहार के क्षेत्र से संबंधित, है ना। तो पहला है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? तो वो थे सिवान के। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव कहाँ के रहने वाले थे? सिवान के थे, इसलिए हमारा ए का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए ए का बी 2 हो गया। दूसरा है श्याम बिहारी लाल। श्याम बिहारी लाल किस जिले के रहने वाले थे? तो वो गया से संबंधित थे। अगला है हमारा ध्रुव कुमार। तो ध्रुव कुमार कहाँ से संबंधित थे? तो वो थे कटिहार से। बाकी एक बच गया कपिल मुनि, तो ये हो जाएंगे आपको डुमराव से। कपिल मुनि का संबंध कहाँ से हो जाएगा? डुमराव से। तो चलिए इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहाँ पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बलिया के संयुक्त प्रांत में किया गया था। कहाँ किया गया था? बलिया के संयुक्त प्रांत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला के रचयिता निम्न में से कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, है ना। भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं और जो अमर सोनार बांग्ला की रचना की थे रविंद्रनाथ टैगोर, वो अभी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था किसके द्वारा? वर्ष 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में,
प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या सी हो जाएगा, है ना। वर्ष 1927 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पटना में जो है युवा संघ की स्थापना हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, यह सिफारिश प्रावधान निम्न में से किस एक्ट, आदेश या रिपोर्ट में था? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1854 का चार्ल्स वुड्स डिस्पैच में हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, बी है बारेंद्र कुमार घोष के द्वारा, सी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा, डी तारकनाथ के द्वारा, ये है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात तारकनाथ दास होगा। फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन जो है तारकनाथ दास द्वारा सैन फ्रांसिस्को से निकाला जाता था। कहाँ से निकाला जाता था? सैन फ्रांसिस्को से निकाला जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? है ना। बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? ऑप्शन है ए में बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी है जहांगीर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क्या? सी, अर्थात अकबर के समय में। मुगल शासक अकबर के काल में पहली बार बिहार जो है मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था। वर्ष 1974 में अकबर पटना नगर को जीता और अफगान शासक मुल्ला दाऊद खान किरवानी पटना से भाग गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है? तो बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है? 3.52 लाख हेक्टेयर है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे माना जाता है? तो वो है ऑप्शन आपका क्या? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात चार्ल्स मेटकॉफ को ना। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था वो कहाँ किया था? तो पंजाब में। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बघेरा विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? तो वो लिए थे किस वर्ष? वर्ष 1893 ईस्वी में। किस वर्ष भाग लिए थे? 1893 ईस्वी में लिए थे। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो चलिए इसको देखते हैं बारी बारी से हम लोग। पहला दिया गया है श्वेत सिपाही विद्रोह। तो श्वेत सिपाही विद्रोह जो है कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1765-66 में। कब हुआ था? 1765 और 66 में। दूसरा दिया गया है कच्छ का विद्रोह। तो कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819 से 31 में। कब हुआ था? 1819 से 31 में। तीसरा दिया गया है आपका बिल्लौर का सिपाही विद्रोह। बिल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। चौथा दिया गया है आपको संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ है। और कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ है। तो चलिए अब क्रमानुसार इसको समझ जाते हैं। श्वेत सिपाही विद्रोह हुआ था कब? 1765 से 66 में। तो ये हमारा पहला क्रम हो गया। उसके बाद 1806 ईस्वी में हुआ था बिल्लौर का सिपाही विद्रोह, जो नंबर आपका 3 में है, अर्थात 1 हो गया। 1 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपको दूसरा इसके बाद है नंबर 2 श्वेत सॉरी इसके बाद हो जाएगा आपको 2 नंबर कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह ये हुआ था आपको 1819 से 31 में। उसके बाद हो जाएगा आपका 5 नंबर कोल विद्रोह 1831-32 और उसके बाद संथाल विद्रोह 1855-56 में। तो चलिए इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब होगा 1, 3, 2, 5, 4 ए। अगला प्रश्न हो गया हमारा, निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी की फांसी हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था कहाँ? तो
गोरखपुर जेल में दिया गया था। चलिए बाकी और लोग का देखते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था कहाँ? गोंडा में। दूसरा है बी में अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान को फांसी कहाँ दिया गया था? फैजाबाद में। उसके बाद है रोशन सिंह, रोशन सिंह को फांसी कहाँ दिया गया था? इलाहाबाद में। जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया गया था? गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्वितीय अंगल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन है? तो द्वितीय अंगल अफगान युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1878 से 80 में। इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो 30 मई 1919 को अपना अलंकरण को किसने लौटा दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनमें सुबह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया है? तो भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो किए थे एन.एम. लोखंडे ने। किसने किया था? एन.एम. लोखंडे ने। अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात तृष्णा रूपी अग्नि का समन। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के प्रमुख दर्शन एवं संबंधित प्रतिपादक संस्थापक की सुमेलित करने वाले विकल्प को चुनिए। एक तरफ दिया गया है स्तंभ एक्स और दूसरी तरफ है स्तंभ वाई। अब एक तरफ है वैशेषिक दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन का संबंध किससे हो जाएगा? तो वैशेषिक दर्शन का संबंध हो जाएगा कनाद से। तो इसका इस प्रकार हम देखते हैं कि एक का आपका हो गया 4, एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? तो कपिल मुनि से है। तो कपिल मुनि आपका 3 नंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन का संबंध किसने है? तो गौतम से। तो आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद योग दर्शन, तो योग दर्शन का पतंजलि हो जाएगा। उसके बाद है पूर्व मीमांसा दर्शन, तो पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएगा। उसके बाद उत्तर मीमांसा, तो बादरायण, है ना। तो इस प्रकार सही जवाब देख लिए कि ए का 4 है, उसके बाद बी का 3 है, ए का 4, बी का 3। इस प्रकार सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नंबर ए में हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यानों का अध्ययन, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 1। बी है पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात बी का 2 हो जाएगा। पैथोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में कोशिका का अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका 4 हो जाएगा। डी का साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो इसका 4 हो जाएगा, अर्थात हाँ ठीक है, कोशिका का अध्ययन 3 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोशिकत्व का प्रमुख कारण निम्न में से कौन है? तो कोशिकत्व का प्रमुख कारण क्या है? तो कोशिकत्व का सही प्रमुख कारण है असमंजस बल या ससंजन बल। तो असंजन बल और ससंजन बल किसमें है? तो वो है आपका ऑप्शन सी में, इसलिए ये सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित राज्यों की सीमा चीन से मिलती है? तो वो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात 5। कौन सा? 5 गो के। कौन कौन है वो? एक लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया तथा अरुणाचल प्रदेश हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम। अब कहता है निम्न राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत्य गलत तथ्य या तथ्यों को चुनें। ए में दिया गया है इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्थल येनम, पुदुचेरी, कारिकल एवं माही है। इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट दोनों पर है। इस पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था। डी है इस
केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी है। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए। इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्थल येनम, पुदुचेरी, कारिकल एवं माही है। ये आपका सही हो गया, ये गलत नहीं है। दूसरा, इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट दोनों पर है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था, ये भी सही है। और इसमें विधान सभा भी है, ये भी सही है। अर्थात इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्ववित्तीय वनों में की अद्वितीय विशेषता है? तो विश्ववित्तीय वनों की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए पहले देखते हैं। ऑप्शन एक में दिया गया ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों। दूसरा है बहुत सी प्रजातियों का सह अस्तित्व हो। तीसरा है अधिपादपों की संख्या किस्मों की विद्यमानता हो। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अर्थात 1, 2 व 3 विषुवत प्रदेश के संदर्भ में अद्वितीय विशेषता है। नंबर 1, ऊंचे घन वृक्षों की विद्वानता जिसके किरीट निरंतर विद्युतात्म बनाते हों। दूसरा है बहुत सी प्रजातियों का सह अस्तित्व। और तीसरा है अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्वानता। ये सभी है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात दाहेज हो जाएगा। दाहेज पोर्ट जो है गुजरात के भरूच जिले में स्थित है, जो साफ मौसम में कार्य वाला पोर्ट है। दाहेज अप्रमुख बंदरगाहों विकल्पों में से है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन है वो? एक है हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचिन, तूतीकोरिन, न्यू मंगलौर, मोरमागांव, नहावाशोबा, पोर्ट ब्लेयर, एन्नौर, मुंबई, कांडला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन्नौर घाटी किस राज्य में स्थित है? तो किन्नौर घाटी है किस राज्य में है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अर्थात दलहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन सा आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरे पौधे जो है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षांशों में से किसे आप हर्ष अक्षांश से संबद्ध कहेंगे? तो हर्ष अक्षांश से संबंध है, अर्थात क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, अर्थात 30 डिग्री। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है, इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं, हर्ष अक्षांश कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं किस भौगोलिक क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात 1, 2 व 3 वैश्विक तापमान हो गया, आवास का विखंडन हो गया, विदेशी जाति का संक्रमण हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो वो प्रारंभ किया गया था 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है और उसका क्या करना है? हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये नंबर पहला है हमारा अल्लूपुरम। तो अल्लूपुरम जो है कहाँ स्थित है? तो अल्लूपुरम अवस्थित है वो केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। अल्लूपुरम केरल में अवस्थित है, इसलिए हमारा ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा है अंगुल। तो अंगुल किस राज्य में स्थित है? तो अंगुल है, हम जानते हैं कि अंगुल उड़ीसा राज्य में है। तो चलिए देखते हैं उड़ीसा कहाँ है। ये
है आपका 3 नंबर में, इसीलिए आपका 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है बेलगाम। तो बेलगाम का कहाँ है, बेलगाम जो है कर्नाटक में है अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में। तो बेलगाम का हो जाएगा क्या, कर्नाटक। अब कोरबा, कोरबा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है टर्शियरी चट्टानें, तो वो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में। टर्शियरी चट्टान कहाँ पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना है, 1 एवं 2 है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उल्का है, उल्का क्या है, तो उल्का जो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। ऑप्शन ए दिया गया है, अरावली संरचना पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अवाह क्षेत्र से अलग करती है। बी है, अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है जो पूरब की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेश से अलग करती है। सी है, अरावली पर्वत कोयला का विशाल भंडार धारण करता है। डी है, यह अति प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सभी के सभी सही है, अर्थात उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। खगोलीय वस्तु कौन सी नहीं है, ऑप्शन ए गया है कृष्ण मास्टर, बी है क्वासर, सी है भंगुर तारा और डी है पल्सर। तो मैं बता दूं आपको कि ये क्या बोलते हैं, भंगुर तारा जो है खगोलीय वस्तु नहीं है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार में लवण जल में मगर पाया जाता है। दूसरा है, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में सुरु और टैपोर पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, अर्थात केवल एक। अंडमान और निकोबार में लवण जल में मगर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 52 नंबर क्वेश्चन है, एक बस अपना वेग 36 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर सेकेंड में 10 सेकंड में कर लिया, इस दौरान इसके त्वरण की गणना करें। तो चलिए इसको हल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। अगला प्रश्न है, मैजेंटा द्वितीयक रंग किन 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। तो मैजेंटा किन किन 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से बनता है, तो वो है लाल एवं नीला। कौन सा रंग है, लाल एवं नीला रंग के मिलने से क्या बनता है, मैजेंटा बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपया है, तो वह धन है, वह धन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अर्थात 20,000। आप लोग हल करके देखें क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, अर्थात घाटशिला में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुगर और सोडियम क्लोराइड। ये दोनों के दोनों क्या है, यौगिक है।
इसलिए ये दोनों जो है शुद्ध पदार्थ होंगे, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार, है ना, किसी पिंड का भार खाली स्थान डैश दिया गया है और कहता है सदिश राशि है, अदिश राशि है, स्थान के अनुसार बदलता है, सभी जगह समान होता है और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, चूँकि किसी पिंड का भार जो है एक क्या है, ये सदिश राशि है और दूसरा है ये स्थान के अनुसार बदलता रहता है। तो ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए ये क्या उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी निम्न में से कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm है ना, तो 25 cm मतलब 0.25 मीटर, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डेंगू बुखार किससे होता है? तो डेंगू बुखार किससे होता है? वायरस से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन तथ्य सही है? तो इसका क्या होगा? चलिए देखते हैं। ए है समान रूप से जीन डीएनए अणु का बना होता है, ये सही है। बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका का साइज 10 mm से 20 mm होता है, ये क्या है? ये आपका सही नहीं है। क्यों सही है नहीं है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसका साइज 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अगला प्रश्न है, अगला नंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस का आकार बहुत छोटा होता है ना, तो इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है हमारा, वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड्स उपस्थित रहते हैं, ये सही है ना, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है ना, तो इसमें कौन सही नहीं है? वायु में ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ती है, तो ये सही है ना, ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न भी है आपको, वायु में ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता बढ़ने पर घटती है, ये गलत है। अगला, वायु में ध्वनि की चाल पर वायु की आर्द्रता से अप्रभावित रहती है, ये भी क्या है? गलत है। अगला है, जल में ध्वनि की चाल अधिक होता है वायु में ध्वनि की चाल से, तो ये सही है। अगला है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो हम जैसा कि हमने देखा कि बी और सी कथन असत्य है, इसीलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ई, अर्थात एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में नाइट्रोजन अस्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात राइजोबियम ट्राइफोलाई। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत यंत्र जो 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति पर 10 एम्पीयर विद्युत लेता है, यदि यह यंत्र प्रतिदिन 5 घंटा चले तो 30 दिनों का खर्च क्या होगा? जबकि 1 यूनिट का चार्ज है 5.20। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात लगभग 1716 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में